चलो तो दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। चैप्टर का नाम है दोस्तों रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। द नेम ऑफ चैप्टर इज रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। तो आपके सबके मन में एक सवाल तो आ ही रहा होगा कि ये रिसीवेबल्स क्या है। ये रिसीवेबल्स क्या है, ऐसा सवाल तो आपके मन में आया होगा। यस, 100% आप सोच रहे होंगे कि सर ये रिसीवेबल्स क्या है, वो तो बताओ हमें। तो देखो दोस्तों, क्या होता है, हमारा बिजनेस रहता है। बिजनेस क्या करता है जनरली? देखो, ये है अपना बिजनेस। ये अपना क्या है बेटा? ये हमारा बिजनेस है। हमारे पास लोग आते हैं माल खरीदने के लिए, या ऐसा बोल सकते, हम लोगों को माल बेचते हैं। तो हमारे पास आएंगे बेटा कस्टमर। कस्टमर्स आएंगे। ये देखो, ये कस्टमर कितना प्यारा दिख रहा। कस्टमर आएंगे हमारे पास, ये हमारे पास से माल परचेस करेंगे। यानी देखो, ये इनको, ये अपने को क्या देंगे बेटा? ये हम लोग को कैश देंगे, और बदले में हम लोग उनको गुड्स देंगे। यानी ये हमारे पास से माल परचेस करके गए। तो बेटा यहाँ पे मैं जिक्र कर रहा हूं बेटा सेल्स की। तो सेल्स, एक तो आपने देख लिया कि कैश में माल बेचा बेटा, एक कैश सेल्स है। और जब ये कस्टमर्स जो है, इनसे अपना रिश्ता बढ़ेगा, ये 10 बार अपने पास से माल परचेस करेंगे, कैश में आएंगे, कैश देंगे, माल लेके जाएंगे, आएंगे, कैश देंगे, माल लेके जाएंगे, आएंगे, कैश देंगे, माल लेके जाएंगे। ऐसा सिलसिला बहुत बार होगा उनके और अपने बीच में। तो एक बार वो आए और बोले कि आप हमें माल दो। हमने बोला माल लेके जाओ। बोले पैसे नहीं है। हमने बोला आपको तो 2 साल से पहचानते, पैसा 1 महीने के बाद में दो। तो जब ये हमारे पास से उधारी में माल परचेस करेंगे, तो ये जो कस्टमर है, इनको हम जो माल बेचे है क्रेडिट सेल्स, उधारी में अगर अपन ने उनको माल बेचे तो वो अपने कस्टमर नहीं, उनका नाम अलग हो जाएगा। जब हम लोग उन्हें कैश में माल बेचते हैं तब उनका नाम रहता है कस्टमर। और जब दोस्तों हम उनको क्रेडिट सेल्स, उधारी में माल बेचते हैं, तो उनका नाम हो जाता है रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स या फिर इसी को बोलते बेटा डेटर्स। इज दैट क्लियर? और यही अपना चैप्टर है बेटा रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। यानी क्रेडिट सेल्स के बारे में बात करेंगे अपन, रिसीवेबल्स के बारे में बात करेंगे, या फिर डेटर्स के बारे में बात करेंगे। गॉट इट ना फ्रेंड्स? यानी सेल्स दो प्रकार के रहते हैं। एक रहता है आपका कैश सेल्स, एक रहता है आपका क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स जिनको करते हैं उनको कस्टमर कहा जाता है। क्रेडिट सेल्स जिनको करते हैं उस पार्टी को बोलते हैं बेटा रिसीवेबल्स या फिर डेटर्स। तो यहां से आपको डेफिनेशन मिलती है, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन। यहां से आपको मिलेंगी डेफिनेशन ऑफ रिसीवेबल्स। Definition of receivables. So receivables are the parties to whom goods are sold on credit and money is to be recovered. Money is to be recovered from them in the future.
यानी रिसीवेबल्स आर द पार्टीज टू whom goods are sold on credit and money is to be recovered from them in the future. रिसीवेबल्स ऐसे पार्टीज है जिनको हम गुड्स उधारी में बेचते हैं और भविष्य में हम उनके पास से उधारी का पैसा वसूल करना बनते हैं। रिसीवेबल्स को ही बोलते हैं बेटा, रिसीवेबल्स आर आल्सो नोन एज, receivables are also known as debtors। रिसीवेबल्स को ही डेटर्स नाम से पहचाना जाता है दोस्तों। क्लियर हो गया बेटा? यहां तक के क्लियर हुआ कि बेटा डेफिनेशन से यस और नो, चैट फास्ट माय फ्रेंड्स। वेरी नाइस ऑफ यू। अभी दोस्तों उधारी में धंधा करने के कुछ अपने फायदे हैं, कुछ अपने नुकसान हैं। या तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम उधारी में धंधा करते हैं तो हमें कुछ खर्चा आता है, तो उसी को बोलते बेटा कॉस्ट एसोसिएटेड विथ रिसीवेबल्स। यानी रिसीवेबल्स के साथ कौन कौन से कॉस्ट जुड़े हुए रहते हैं? कॉस्ट एसोसिएटेड विथ रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स के साथ कौन कौन से कॉस्ट जुड़े हुए रहते हैं? तो सबसे पहली जो कॉस्ट है बेटा वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो है बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बताते हैं क्या है दोस्तों। अपना बिजनेस है, अपना क्या है बेटा? बिजनेस है। क्लियर हो गया सबको? हमने एक पार्टी को माल बेचा, हमने एक पार्टी को माल बेचा, क्रेडिट सेल्स किया हमने 1 लाख रुपए का, और उसको अपन ने क्रेडिट पीरियड दिया। क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या है दोस्तों कि उधारी का समय कितना अपन देंगे उसको, तो अपन ने उसको 1 महीना दिया उधारी का समय। कितना महीना दिया उसको उधारी का अपन ने? 1 महीना। चैट बॉक्स में बोलते जाएंगे आप लोग। यानी अपन ने उसको बोला कि भाई साहब आपको क्या चाहिए? वो बोले माल चाहिए। हमने बोला कितने का? वो बोले 1 लाख रुपए का। हमने बोला लेके जाओ। फिर लगे हाथ, तो बोले पैसे तो नहीं है। मैंने बोला 1 महीने के बाद में दो। तो फिर हुआ क्या, 1 महीने के बाद में वो पार्टी आई और अपने को 1 लाख रुपया दिया और फिर से 1 लाख रुपए का माल लेके गई। और फिर 1 महीना हो गया, वो पार्टी अपने दुकान में आई, अपने को 1 लाख रुपया दिया, ऐसा और 1 लाख का माल लेके गई अपने पास से उधारे में। और फिर 1 महीने के बाद में आ गई और अपने को 1 लाख दिया पुराने माल का, नया 1 लाख का माल उधारी पे लेके गई। तो ऐसा सिलसिला 12 महीने चलते गया बेटा। इसका मतलब ये हो गया कि 12 महीने में अपन ने वो पार्टी को 12 बार माल बेचा और 1 लाख रुपए का माल बेचा बेटा। तो आप लोग मुझे बताओ, अपना 1 लाख रुपया फॉर एवर उस पार्टी के पास ब्लॉक नहीं है क्या साल भर के लिए बेटा? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताओ। भाई सिंपल है। अभी आप देखो, ये जो स्क्रीन के ऊपर 1 लाख रुपए का माल अपन ने बेचा, वो 1 लाख रुपए का माल किसने बनाया बेटा? हम लोगों ने बनाया। उस माल में पैसे किसके हैं दोस्तों? बोलते जाओ। उस माल में किसके पैसे हैं? अपने पैसे है बेटा। उसमें अपने पैसे ब्लॉक है, अपने पैसे ब्लॉक है, लेकिन अपन ने माल किसी और को दिया, किसी और को दिया। इसका मतलब है 1 लाख रुपए का माल बनाया अपन ने, पैसे लगाए अपन ने, और वो माल किसी और के पास अपन ने दिया, उसके पास वो माल पड़ा है। इसका मतलब है उसके पास अपना पैसा ही पड़ा है ना दोस्तों। यानी वो अपना पैसा ही यूज कर रहा है। फिर अगले महीने वो क्या किया, आ गया 1 लाख रुपए दिया पुराने माल का और फिर से 1 लाख का माल लेके गया।
इसका मतलब ये हो गया मेरे भाइयों कि अपना 1 लाख रुपया फॉर एवर 1 साल के लिए ब्लॉक है, यानी अपना 1 लाख रुपया उधारी में फंसा हुआ है। यदि ध्यान से सुनो मेरी बात बेटा, यदि ये 1 लाख रुपया, यदि ये 1 लाख रुपया मैं बैंक में रखता था तो मुझे बैंक उसके ऊपर ब्याज देती थी। यदि मैं ये 1 लाख रुपया बैंक में रखता था तो बैंक मुझे मान के चलो उसके ऊपर ब्याज देती थी। ये 12% अज्यूम किया है मैंने अभी क्वेश्चन के लिए। तो मुझे 1 लाख के ऊपर 12,000 ब्याज का मिलने वाला था, लेकिन अभी मिलेगा नहीं। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसी को? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फार्मूला मिल गया आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, डेटर्स इनटू आरओआई परसेंटेज। डेटर्स इनटू आरओआई परसेंटेज। डेटर्स इनटू आरओआई का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज। द आइडिया इज वेरी सिंपल। हम लोगों ने 1 लाख रुपए का माल बेचा, 1 महीना उधारी पे बेचा, तो सामने वाली पार्टी 1 महीने के बाद में आएंगी अपने पास, 1 लाख रुपया देंगे अपने को पुराने माल का, और नया 1 लाख का माल लेके जाएंगे फिर से उधारे में, यानी फिर से अपना 1 लाख ब्लॉक, 1 लाख रुपया 1 महीने के लिए ब्लॉक हो गया। फिर नेक्स्ट मंथ में आएंगी, 1 लाख रुपया देंगी पुराने माल का, नया माल लेके जाएंगे 1 लाख का उधारी पे 1 महीने के लिए, फिर से 1 लाख रुपया अपना 1 महीने के लिए ब्लॉक हो गया। इसका मतलब पुराना देंगे नया लेके जाएंगे, यानी आपका 1 लाख रुपया फॉरएवर ब्लॉक रहेगा 12 महीने के लिए। यदि बेटा ये 1 लाख रुपया आप बैंक में रखते थे तो आपको उसके ऊपर 12% से ब्याज मिलता था, जो कि अभी मिलेगा नहीं। तो जो ब्याज अपन लोग कमाने वाले थे, जो कमाने को नहीं मिलेगा, वो गंवाना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो उधारी में धंधा करने की सबसे पहली कॉस्ट, सबसे पहला खर्चा आता है बेटा, उस खर्चे को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इज दैट क्लियर? चैट बॉक्स में चैट करेंगे और फटाफट बताएंगे। यहां तक के समझा क्या? यस और नो? बाकी लोग? यस। आरओआई म्हणजे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेटा। अभी दूसरा जो खर्चा लगता है बेटा हमें उधारी में बिजनेस करने का, उसका नाम है कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम है बेटा उसका? कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, या इसी को बोलेंगे बेटा अपन रियलाइजेशन कॉस्ट। दोस्तों ये है क्या, तो बता देते आपको थोड़ा सा, ये है क्या तो ये मामला, रियलाइजेशन कॉस्ट वाला मामला क्या है। आप लोग मुझे बताओ, जब हम लोग उधारी में माल बेचेंगे तो बहुत सारे पार्टियों को माल बेचेंगे, उनको अपन ने समय दिया है उधारी का पैसा वापस करने के लिए, लौटाने के लिए। तो वो पार्टी के यहाँ पे उसको कुछ प्रॉब्लम रह सकता है, जैसे भी पैंडेमिक चालू है वैसा उसके बिजनेस में कुछ अप डाउन्स रह सकते हैं, या पार्टी बिजी रहेंगी बिजनेस में अपने, तो उसके ध्यान से निकल जाएगा पैसा देने का। तो हमें उनको रिमाइंडर्स भेजने पड़ेंगे, हमें उनको रिमाइंडर्स भेजने पड़ेंगे। यस और नो? रिमाइंडर्स यानी आपको फैक्स भेजना पड़ेगा, आपको ईमेल भेजना पड़ेगा, या फिर आपको टेलीफोन का खर्च आएगा, टेलीफोन करना पड़ेगा, इंटरनेट का खर्च आएगा आपको। यानी ये जो खर्चे आएंगे, या कभी-कभी होगा क्या, पार्टी अगर 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, पैसा नहीं दे रही, तो अपने को सेल्समैन को भेजना पड़ेगा। तो अपने को पैसा वसूल करने के ट्रैवलिंग कॉस्ट लगेंगी बेटा, प्लस उसके बिल्स वगैरह ये सारी चीज बनाने पड़ेंगे अपने को, पेपर, स्टेशनरी, ये सारी चीजों का खर्चा आ जाएगा बेटा अपने को। तो ये सभी कॉस्ट को बोलते हैं बेटा कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन
इक्वल्स टू any amount given in the question. क्वेश्चन में आपको अमाउंट दी रहेंगी बेटा इसके बारे में, या फिर सेल्स इनटू कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन परसेंटेज कर देंगे अपन। ये भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा बेटा, कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन परसेंटेज भी गिवन रहेगा। ऐसा बोला रहेगा कि आपको 5% खर्चा आता है कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। सेल्स है समझो 50 लाख, तो 50 लाख का 5% कर देंगे बेटा। तो एक कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एक खर्चा है बेटा। उधारी में धंधा अगर करेंगे तो उसको मैनेज करने का, उसको वसूल करने का, ये एक बिजनेस का अपने को खर्चा आता है बेटा। उधारी में अगर बिजनेस करेंगे अपन तो उनको ईमेल भेजना पड़ेगा, फैक्स भेजना पड़ेगा, इंटरनेट का खर्चा आएगा। कभी उधारी वापस नहीं करेगा सामने वाला तो अपने को ट्रैवलिंग का खर्चा आएगा, सेल्समैन को भेजना पड़ेगा उसके पास। इज दैट क्लियर? सेकंड पॉइंट में क्लियर हो गया मेरे भाई और बहनों? जल्दी जल्दी बोलते जाओ आप लोग बेटा। बहुत ही बढ़िया, ऑसम ऑसम। तीसरा जो खर्चा आता है हमें उधारी में बिजनेस करने का, उसको बोलते हैं बेटा बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब क्या है दोस्तों? बैड डेट्स यानी ऐसी उधारी जो कि अपनी वसूल नहीं होने वाली है फॉर एवर। डेट्स which becomes irrecoverable forever is known as bad debts। इसी को अपन हिंदी में बोल सकते हैं डूबा हुआ पैसा। कोई पार्टी ने दोस्तों अगर हमें दिया ही नहीं, कोई पार्टी ने अगर हमें पैसा दिया ही नहीं वापिस, तो फिर होगा क्या मेरे भाइयों? वो पैसा अपना डूब गया। इसी को बोलते हैं बेटा बैड डेट्स। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? बैड डेट्स। तो उधारी में बिजनेस करने की ये एक कॉस्ट है, उस कॉस्ट को बोलते हैं अपन बैड डेट्स। क्या बोलते हैं उस कॉस्ट को बेटा? बैड डेट्स। यानी बेटा उधारी में अगर बिजनेस करेंगे तो सबसे पहले कॉस्ट आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी उधारी में अपना पैसा ब्लॉक रहेगा तो वो पैसा अगर अपन बैंक में रखते थे, उधारी में नहीं ब्लॉक करते थे, अगर बैंक में रखते थे तो उसके ऊपर ब्याज मिलता था, अभी मिलेगा नहीं कि वो पैसा आपने उधारी में ब्लॉक कर दिया। दूसरा, आपने उधारी में ब्लॉक कर दिया पैसा तो पैसा वसूल करने के लिए जो खर्चा आएगा उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा, उधारी में पैसा ब्लॉक करोगे आप तो कुछ लोग आपके पैसे डुबाएंगे, वापिस नहीं करेंगे, तो उसको बोलते हैं बेटा बैड डेट्स। These are the three major costs associated with credit sales, with debtors, with receivables. Got it ना फ्रेंड्स? यहां तक के क्लियर हो गया? यस, चैट फास्ट। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। यस, चौथी एक कॉस्ट है बेटा उधारी में बिजनेस करने की। अच्छा, यहां पे बैड डेट्स का फार्मूला देना पड़ेगा आपको। बैड डेट्स कैसे निकालेंगे क्वेश्चन में अगर आपको दिया रहेगा तो? बैड डेट्स इक्वल्स टू सेल्स इनटू बैड डेट्स परसेंटेज। सेल्स इनटू बैड डेट्स परसेंटेज। दोस्तों बैड डेट्स परसेंटेज आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट कॉस्ट है बेटा आपकी कैश डिस्काउंट की। यानी उधारी में बिजनेस करेंगे तो आपको और एक खर्चा आता है बेटा कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट गिवन टू पार्टीज। कैश डिस्काउंट म्हणजे क्या?
डिस्काउंट गिवन टू पार्टीज, discount given to parties at the time of पेमेंट, यानी जब पार्टी हमें पेमेंट करेंगी उस समय अपन उनको डिस्काउंट देंगे बेटा। तो कैश डिस्काउंट भी निकाल सकते हैं बेटा आप लोग। कैश डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? ये भी सेल्स के ऊपर निकलेगा। सेल्स इनटू कैश डिस्काउंट परसेंटेज, सेल्स इनटू कैश डिस्काउंट परसेंटेज। जैसे कोई पार्टी बोलती है कि आपने 1 महीना उधारी पे हमको माल बेचा, बहुत ही अच्छी बात है, ये आपके पैसे हम 1 महीने के बाद में देने के लिए आ रहे हैं अभी। तो जब आएँगे तो बोलेंगे, इधर-उधर की बातें करेंगे और बारीक में बोल देंगे अपने को सुमड़ी में कि अभी तो हम पैसे लेके आए हैं कैश में, आप हमको थोड़ा-सा डिस्काउंट दो ना जी, कैश डिस्काउंट। हम बोलेंगे क्या बात है, एक तो उधारी में माल दिया आपको और ऊपर से कैश डिस्काउंट भी माँग रहे हो आप, बड़े मज़ाकिया हो आप तो। हो बोलेंगे मज़ाकिया इसलिए तो उधारी में माल लेके गए। तो अपने को उनको कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा दोस्तों। तो कैश डिस्काउंट इक्वल्स टू सेल्स इनटू कैश डिस्काउंट परसेंटेज। तो ये जो है बेटा, ये 4 पॉइंट्स है जो कि आपको काम के है। तो यहाँ तक के आप लोग लिख लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।